गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न लुसेंट से लिए गए हैं और सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसका आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी होगा। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो इसका आंसर कांस्य युग होगा। कांस्य युग कहने का मतलब कि उस समय लोग लोहा, तांबा और टिन दोनों को मिलाकर औजार बनाते थे और इसका प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथर एवं सुतकोदा था। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगन, जो राजस्थान में पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोजे गए गुजरात में ही खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। दोस्तों, आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। ऐसा माना जाता है कि उस समय व्यापारी वर्ग ही शासन करते थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। सिंधुवासी किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर है? तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। लोग गेहूं और जौ बड़े स्तर पर उपजाते थे। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कविता के फॉर्म में भी लिखित है और कहानी के तौर पर भी लिखित है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्रात्री कहते हैं। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो यह मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? तो नागर शैली। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए गए सब नागर शैली के अंतर्गत बनाए गए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था और यह भारत में आया था बौद्ध से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन रहा। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को बहुत ही सम्मान दिया गया है और शतपथ ब्राह्मण का स्थान ऋग्वेद के बाद आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। सूत्रों में सबसे प्राचीन माना गया है गौतम धर्म सूत्र को। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ईरन अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका शासक भानुगुप्त से यह मिलता है।
किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का मतलब जगा हुआ पुरुष होता है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। आज का जो दिल्ली मेरठ वाला जो क्षेत्र है वहीं इंद्रप्रस्थ कहलाता था। वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पन्नी। वैदिक काल में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा जाता था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्व में विभाजित किया था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे और प्रथम ऋषभदेव थे और लास्ट महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। यह वैशाली में रहते थे और यह सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। सबसे पहले किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर वासुदेव होगा। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋचा का मतलब श्लोक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित वेद है। इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? तो यजुर्वेद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। हीनयान एवं महायान दोनों बौद्ध धर्म की शाखा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। संस्कृत व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था सिकंदर का। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।